नमस्कार दोस्तों। इससे पहले भी हम जो है इस टॉपिक का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास। जिन साथियों ने वो पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ उस पार्ट को भी देखें, जिससे कि आपको बेसिक्स इस टॉपिक के क्लियर हो जाए। क्योंकि सेटेट, केवीएस, डीएसएसबी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बेहतर कोई भी टॉपिक नहीं है। अगर आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टॉपिक क्लियर हो गया तो आपके 3 से 4 मार्क्स जो है पक्के हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बेनिफिट हो सके। और इसके अलावा जिन साथियों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो टॉपिक आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि उसका वीडियो भी तैयार हो जाए। चलिए अभी हम जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास। ये थ्योरी जो दी गई थी वो जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। जीन पियाजे ने, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 भाग बताए हैं। 4 भागों में अगर बात करें तो सबसे पहले जो भाग उसने बताए हैं, जीन पियाजे ने सबसे पहला भाग बताया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जो पहली स्टेज है, 4 स्टेजेस हैं, ध्यान रखेंगे। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको कि आप सेंसरी मोटर स्टेज कह सकते हो। सेंसरी मोटर स्टेज का जो समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु होती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज है क्या? वास्तव में इसको हम जो बोलते हैं वो संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोल सकते हैं। एक नया नाम मैं आपको और भी दे देता हूँ, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो सेंसरी मोटर स्टेज है क्या? सबसे पहली चीज तो हमारे को यही पता लगना चाहिए। तो इसमें आप एक ही वर्ड को फिक्स करेंगे पहले, इंद्रियां, ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स। जब आपके सेंसरी ऑर्गन्स से ही काम किया जाए, दिमाग से काम नहीं करता है इसमें बच्चा। इसमें जो बच्चा काम करता है वो ज़्यादातर सेंसरी ऑर्गन्स से शो करता है कि मेरा दिमाग डेवलप हो रहा है, मेरे को जो है चीज़ों की समझ हो रही है। यहाँ पर हम इस चीज़ में पहला जो पॉइंट मानते हैं वो मानते हैं विचार का प्रदर्शन इंद्रियों के माध्यम से। ध्यान देंगे, विचार का जो प्रदर्शन है वो किसके माध्यम से होगा? इंद्रियों के माध्यम से होगा। मतलब किसी भी कार्य के माध्यम से होगा। जो सहज क्रियाएं वो बच्चा करता है, किसी चीज को पकड़ना, रोना, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं उससे, जिस तरीके से उसको पीड़ा का अनुभव होगा तो वो रोना शुरू कर देता है। भूख लगेगी तो रोना शुरू करेगा, डर लगेगा तो रोना शुरू करता है। धीरे धीरे जब उसको कुछ शब्द बोलने आ जाते हैं तो वह केवल उन्हीं शब्दों पर फोकस करता है। इसके अतिरिक्त वो ज़्यादा जो प्रयोग करता है वो प्रयोग इंद्रियों के माध्यम से ही दिखाई देंगे, उसके विचार। तो विचारों का प्रदर्शन किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है वो रहेगी ज्ञान इंद्रियों में समायोजन का प्रयास। जो हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स में जो भी एकोमोडेशन करने की कोशिश करता है एक बच्चा, कि हाँ भाई किसी चीज़ को सुनकर जब उसके कान पर कोई ध्वनि पड़ती है तो वो उस डायरेक्शन में देखने का प्रयास, इसका मतलब कि वो वहाँ पे एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा तीसरी चीज़, यहाँ पर जो तीसरी चीज़ आएगी, शारीरिक गतिविधियों की अधिकता। शारीरिक गतिविधि की अधिकता। यहाँ पर जो भी काम होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ यहाँ पर पहचानने की जो है कम होती है। उसके बाद यहाँ पर बच्चा एक प्रयास करता है, वो होता है चेहरा पहचानने का प्रयास। चेहरा पहचानने का प्रयास भी यहाँ पर बच्चा करता है। फेस रिकॉग्निशन यहाँ पर उसके द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है। अब इसी में अगर हम देखें कि इसमें से आने वाले क्वेश्चंस को जी हम सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पर जो अचीवमेंट्स हैं केवल हमने उन अचीवमेंट को देखना है।
एक स्टूडेंट की जो अचीवमेंट्स हैं यहाँ की इस एज की जो अचीवमेंट्स अगर हमने वो क्लियर कर ली तो यहाँ पर बच्चे के जो है इस व्यवहार को आप पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर शब्द नहीं होते, तो पूर्व शाब्दिक अवस्था है। पहली चीज ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर शब्दों का जो अभाव रहता है, या कह सकते हैं कि शब्द जो होते हैं वो कम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग टाइप की गतियों की पुनरावृत्ति की जाती है। डिफरेंट टाइप के जो मोशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं वो लगातार यहाँ पर बार बार की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर बालक का जो बेसिक बिहेवियर है, या कह सकते हो जो उसका मूल व्यवहार है, तो बालक का मूल व्यवहार का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे बच्चे का जो है वास्तविक व्यवहार शुरू हो जाता है, और यहाँ पर वो वस्तु स्थापित जीवितारोपण करता है। वस्तु स्थापित जीवितारोपण, अगर इस वर्ड को आप नहीं समझ पाए तो इसको मैं सिंपल सी चीज से एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे को आपने टेडी बियर लाकर दे दिया है, तो वह टेडी बियर को या अपनी डॉल को भी खाना खिलाने का प्रयास करता है, पानी पिलाने का प्रयास करता है, और कोशिश करता है कि अपने साथ में बिस्तर पर भी उसको सुलाए। तो इस तरीके वो क्या समझता है कि उस वस्तु में भी क्या है, जीवन है। तो ये सारी की सारी गतिविधियां इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होती हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था के मुख्य जो बिंदु हैं वो बिंदु ये रहेंगे। विचारों का जो प्रदर्शन है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। ज्ञानेंद्रियों में समायोजन का प्रयास किया जाता है। शारीरिक गतिविधियों की अधिकता होती है। चेहरा पहचानने के प्रयास करता है बालक। पूर्व शाब्दिक अवस्था होती है क्योंकि शब्दों का जो है इतना भंडारण नहीं होता है। गतियों की पुनरावृत्ति होती है। अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज है उनको वो क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहता है। यहाँ पर बच्चे का मूल व्यवहार शुरू हो जाता है और वह वस्तुओं में भी जीवन देखने का प्रयास करता है। तो ये है जीन प्याजे के अनुसार पहली अवस्था। अब बात करते हैं जीन प्याजे के अनुसार अवस्था नंबर 2 की। तो जीन प्याजे के अनुसार दूसरी जो अवस्था है उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो आयु है वो आयु रहेगी, दूसरी अवस्था है जिसको कि आप नाम देंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको आप समय देंगे 2 से 7 वर्ष। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं में सबसे पहला जो बिंदु आएगा वो आएगा भाषा व संकेतों का उपयोग। यहाँ पर बालक की भाषा का निर्माण होना शुरू हो जाता है और डिफरेंट टाइप के साइन, अलग अलग तरीके के चिन्ह और अलग अलग तरीके के जो संकेतों का वह प्रयोग करना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर बालक में एक भावना आती है, वो है अहम की भावना। अहम की भावना का विकास। अहम की भावना का विकास से संबंधित क्या होता है कि यहाँ पर बालक सबसे पहले अपने बारे में सोचने का प्रयास करता है, किसी अन्य के बारे में वह बाद में सोचता है। इसके बाद वो जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन महत्वपूर्ण विषयों में यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज रहती है वो रहती है कि सामने या संपर्क में आने वाली वस्तुओं पर फोकस। सामने या संपर्क में आने वाली, उसके सामने जो भी चीजें आएंगी या उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएंगे उन पर, सामने या संपर्क में आने वाली वस्तुओं और व्यक्तियों पर ध्यान।
यहाँ पर वो उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देता है और इन सारी गतिविधियों से लगता है कि हाँ भाई वो नए नए संकेत भी सीखेगा और भाषा का भी परिवर्तन उसमें आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर वो चीज़ सीखने का प्रयास करता है कि कौन सी चीज़ पूर्ण है और कौन सी चीज़ अंश है। पूर्ण और भाग का विश्लेषण करना, मतलब वो एनालाइज करना शुरू कर देता है कि कौन सी चीज़ पूरी है, कौन सी चीज़ आधी है। उसको यहाँ पर सारा, थोड़ा, कुछ जैसे कंसेप्ट उसको समझ में आ जाते हैं। हालांकि उसके मापन के पैमाने यहाँ पर क्लियर नहीं होते, लेकिन थोड़ा, कुछ, सारा जैसे जो पक्ष हैं वो समझ में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर उसमें जो 5वां पॉइंट आता है वो आता है स्थानांतरण। स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं यहाँ पर कि स्थानांतरण और प्रक्रिया में संबंध समझना शुरू कर देता है। जैसे अगर उसे कहा जाए कि ये हमारा घर है, ये दूसरे का घर है, तो वो इन चीजों का स्थानांतरण और आपसी प्रक्रिया में संबंध बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद उसकी जो सोच है वो एक ही ढंग की सोच, डायरेक्ट एक ही ढंग से सोचता है। एक ही ढंग से सोचने का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने जो अगला पॉइंट मैं आपको बोलूंगा वो रहेगा कि विपरीत ना जाने का गुण होता है। यहाँ पे विपरीत ना जाने का गुण होता है कि हमें, अगर हम उसको ये बोलते हैं कि 3 जमा में 4 बराबर है 7, और फिर हम उसको बोलते हैं 4 जमा में 3 बराबर 7, तो वह अभी इन चीजों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, उसमें विपरीत जाने का गुण नहीं है। वो केवल 3 जमा 4 को ही 7 मानने का प्रयास करता है। उसके बाद यहाँ पर उसके सामने एक चीज वो क्लियर करना शुरू कर देता है, वो वस्तुओं के वर्गीकरण पर समझ का विकास। अलग अलग वस्तुएं किस किस तरीके से वर्गीकृत की जा सकते हैं, इसकी समझ का उसको विकास हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीजों की अगर बात करें, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हैं, उन रिपीट वाले क्वेश्चंस में हम बात करेंगे कि नकल की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नकल की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर कल्पनात्मक खेल होते हैं। कल्पनात्मक खेल खेलता है बच्चा, जिसमें कि गुड्डे गुड़िया राजा रानी जैसे खेल शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चा अस्थिर तर्क करता है। अस्थिर तार्किकता की जो आयु होती है वो रहेगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अस्थिर तर्क कि किसी तर्क पे वो पहले रुका हुआ होता है, लेकिन एक ही मिनट बाद वो उस तर्क को बदल लेता है, क्योंकि उसके पास उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी नहीं होती। इसके अलावा वो ज्यादा प्रत्यक्षात्मक व्यवहार करता है। ज्यादा प्रत्यक्षात्मक व्यवहार का अर्थ मेरा जो है वो ये है कि वो उन्हीं चीजों के साथ में अधिक क्रिया करने की कोशिश करता है जो उसके सामने रखी गई हों। प्रत्यक्षात्मक चीजों पर ही उसका बल होता है। अब इसके बाद जो अवस्था आती है वो अवस्था आती है हमारी तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था को जो हम कहेंगे वो कहेंगे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या कह सकते हो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उससे पहले एक बार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो फिर से देख लेते हैं। नकल की प्रवृत्ति पाई जाती है, कल्पनात्मक खेलों की आयु कह सकते हैं आप, अस्थिर तार्किक व्यवहार करता है बालक, प्रत्यक्षात्मक व्यवहार जरूर होता है, भाषा और संकेतों का उपयोग करना शुरू कर देता है, अहम की भावना, अहम केंद्रितता की भावना उसमें पाई जाती है, सामने या संपर्क में आने वाली वस्तु और व्यक्तियों पर ध्यान देना शुरू कर देता है, पूर्ण और भाग के बारे में उसको पता है, थोड़ा कुछ जैसे कंसेप्ट उसको पता है, पूरा थोड़ा इस तरीके के कंसेप्ट वो अच्छे तरीके से जान गया है। स्थानांतरण और प्रक्रिया में संबंध, इन चीजों के बारे में उसको समझ आ गई है, वो एक ही ढंग से सोच सकता है और उसमें विपरीत ना जाने का गुण होता है। वर्गीकरण पर उसकी समझ का विकास हो गया है कि वो जीवित और मृत चीजों के सजीव और निर्जीव चीजों में विभेद कर सकता है, खिलौने, वस्त्र, इस तरीके की कैटेगरी में वो चीजों को रखना शुरू कर देता है। चलिए अब आते हैं हम अगली अवस्था पर, और अगली अवस्था है हमारी
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को आप अगर बोलेंगे तो वो रहेगा आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या कह सकते हैं आप कि औपचारिक व्यवहार जो होता है उससे पूर्व की अवस्था, मीन्स अनौपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो इसको आप बोलेंगे तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एज जो रहेगी वो 7 वर्ष से शुरू होकर 11 वर्ष तक रहेगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी अवस्था से पूछे जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इस अवस्था को कई राइटर्स अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये नाम भी दिया जाता है। इस चीज को आप बड़ा ध्यान रखेंगे। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ये जो काम करते हैं इस अवस्था के लिए सबसे पहली चीज जो चीज है स्थूल वस्तुओं से सीखना। यहाँ पर जो बालक का ज्ञान होता है वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित ज्यादा होता है। यहाँ पर जो बालक होता है वो कम अहम केंद्रित हो जाता है, पहले की बजाय उसकी अहम की भावना जो है कम हो जाती है और वो सामाजिकृत होना शुरू हो जाता है। अब वो मित्र बनाने का प्रयास करता है और अपनी वस्तुओं को उनसे बांटने का भी कार्य करता है। अब यहाँ पर उसमें सतत अभिरक्षण का गुण पाया जाता है। मैं थोड़ी सी टफ लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सतत अभिरक्षण का गुण, कॉन्टिन्यूअस प्रिजर्वेशन की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, वो हम लोगों ने भी किया है कि इस अवस्था में हम लोग प्रयास करते हैं 1-1, 2-2 रुपए को इकट्ठा करके हम गुल्लक एक जो चीज़ है उसमें धन को इकट्ठा करने का जो है कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम जो है नए कपड़ों के बारे में, नई जो है अपने अलग से जो भी हमारी स्टेशनरी होती है, बुक्स होती हैं, उन सबको प्रिजर्व करने की कोशिश हमें करते हैं। यहाँ पर बालक में विकेंद्रीकरण का गुण आता है। विकेंद्रीकरण का गुण कि वो अब थोड़ा सा हटकर सोचता है, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस आनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बालक विपरीतता का गुण, यहाँ पर बालक रिवर्सिबिलिटी भी सोचना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया है 3 + 4 = 7, तो अब बच्चा 4 + 3 = 7 इन दोनों को ही सही मानने लग जाता है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसने ऐसा नहीं माना था क्योंकि उसमें विपरीत जाने का गुण नहीं था। इसके बाद यहाँ पर वो स्थिर घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। स्थिर घटनाओं का वर्णन, वो उन घटनाओं से संबंधित सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है और उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। उसके बाद वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं का वर्गीकरण। वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं के वर्गीकरण से मेरा जो संबंध है वो संबंध यहाँ पर किस चीज से है कि अब वो अलग अलग कैटेगराइजेशन करना शुरू कर देता है कि कौन से जीव स्तनधारी हैं, कौन से पक्षी हैं, इस तरीके से वो वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। पहले उसके वर्गीकरण का दायरा बहुत छोटा था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसका वर्गीकरण था कि सजीव और निर्जीव। अब वो उन्हीं चीजों को कैटेगराइज करना शुरू कर देता है कि पेड़, पौधे, सब्जी, फल, इस तरीके से वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। और इन सभी चीजों को वो वर्ग में रखने के साथ साथ प्रतिनिधित्व भी प्रदान करता है कि कौन सी चीज उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो अन्य पॉइंट आते हैं जो पहले पेपरों में रिपीट हुए हैं, उन पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उस बालक को व्याख्या करनी आ जाती है। व्याख्या की अवस्था, यहाँ पर बालक किसी भी सामने रखी गई वस्तु, सामने रखे जो है आने वाले व्यक्ति या चित्र आदि के बारे में व्याख्या करना शुरू कर देता है। व्याख्या के अलावा यहाँ पर एक चीज आती है स्पष्टीकरण, जनरलाइजेशन करना शुरू कर देता है। और स्पष्टीकरण के बाद वो सारी की सारी चीजों को क्रमबद्ध रूप से रखना भी शुरू कर देता है। क्रमबद्धता की अवस्था,
या क्रमबद्धता का गुण यहाँ पर उसका विकसित हो जाता है। इन सब चीजों के अलावा यहाँ पर उसका जो संबंध है वो किस चीज से ज्यादा रहेगा, वास्तविकता से संबंध। इससे पूर्व जो संबंध रहा है वो कल्पना से था, लेकिन अब जो संबंध रहेगा उसका वो रहेगा वास्तविकता से संबंध। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी रहेगी कि यहाँ पर उसमें एक वर्ड आता है अति काल्पनिक होना। बहुत ज्यादा काल्पनिक होने का प्रयास करता है वो, जैसे कि छोटे छोटे जो कार्टून में सुपर हीरो दिखाए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में वो अपने आप को एज्यूम करना शुरू कर लेता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जीन पियाजे की ये अवस्था जो है वो मूल रूप से किस चीज़ पर है, स्थूल वस्तुओं पर आधारित है। और यहाँ पर सतत विकेंद्रीकरण का गुण होता है, विपरीत जाने की अवस्था आ गई है, स्थिर घटनाओं का यहाँ पर वर्णन करना शुरू कर देता है। व्याख्या, स्पष्टीकरण, क्रमबद्धता, वास्तविकता, इस तरीके के गुण उसमें विकसित हो जाते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे चौथी और लास्ट अवस्था की। चौथी और लास्ट अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई है वो बताई है 11 वर्ष या उस 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। और 11 वर्ष से अधिक की इस अवस्था को नाम दिया जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या कह सकते हो आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या कह सकते हैं आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये अवस्था का जो समय होता है वो 11 वर्ष से प्लस होता है। 11 वर्ष और उससे ज़्यादा की जो अवस्था है उसको इसे मान के चलते हैं। तो इस अवस्था में सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है कि इसको हम सिंबॉलिक एज कहते हैं। सिंबॉलिक एज अर्थात संकेतों की आयु। कि यहाँ पर बालक अपने आप अपने संकेत बनाने शुरू कर देता है। इसको आप मेंटल सिंबॉलिक एज बोलेंगे। पहली थी फिजिकल सिंबॉलिक एज, जिसमें कि हमने 0 से 2 वर्ष की आयु देखी है, लेकिन 11 वर्ष से अधिक की जो आयु रहेगी वो मेंटल सिंबॉलिक एज रहेगी, जिसमें मानसिक जो है संकेतों की आयु कही जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बालक की अप्रत्यक्ष चिंतन पर बल होता है। अप्रत्यक्ष चिंतन और तर्क का विकास होगा और बालक डीप में सोचता है, किसी भी चीज के कारण जानने का प्रयास करता है। और यहाँ पर फॉर्मल आइडियाज आते हैं, फॉर्मल जो है डिसीजन मेकिंग करता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर बालक में आता है संप्रत्य निर्माण, कंसेप्ट मैपिंग की जो है, कंसेप्ट फॉर्मेशन की जो अवस्था है वो इसे कहा जाता है, जिसमें बालक यहाँ पर बल जो देता है वो खोज पर, अन्वेषण पर, कार्य कारण संबंध खोजने पर बल देता है। इस तरीके के पॉइंट्स पे बल देगा कि जो चीजें अब केवल और केवल मानसिक एक रूपता की ओर लेकर जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो पांचवी चीज इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो मानी जाती है कि यहाँ पर शाब्दिक परिकल्पनाएं आती हैं। अब उसकी जो कल्पनाएं हैं उनमें शब्द भी अलग से झलकने लगते हैं और शाब्दिक परिकल्पना का निर्माण यहाँ पर करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में जो महत्वपूर्ण और पॉइंट रहेंगे वो पॉइंट रहेंगे तर्क करना, चिंतन करना। इसके अलावा इस अवस्था में बालक किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन तक पहुंचने का प्रयास करता है और उस कंक्लूजन के बेस पर ही काम करता है। इसके अलावा आदर्शात्मक या कह सकते हो आदर्श चिंतन व तर्क की अवस्था भी कह सकते हो इसको, कि यहाँ पर वो आइडियल चीजें सोचना शुरू कर देता है और अनौपचारिक संबंधों पर आधारित कार्य करता है। अनौपचारिक संबंध पर आधारित कार्य, और
इन्हीं चीज़ों के बेस पर हमारे को पता लगता है कि अब उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ, और उन फिजिकल एक्टिविटीज़ में धीरे धीरे अलग अलग रूप लेना शुरू कर दिया है। तो ये सारी की सारी अवस्थाओं को जब हम देखते हैं तो इन सारी अवस्थाओं के आधार पर जीन पियाजे ने ये कहा है कि बालक में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अगर देखा जाए तो वो अवस्थाएं 4 बनेंगी, और चारों स्टेजेस में उसके मानसिक विकास होता है, और वो मानसिक विकास पे एक सही गति रहती है। और इस चीज़ का बेनिफिट एक अध्यापक के लिए क्या है? जब हम किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो हमारे को जीन पियाजे की थ्योरी का बेनिफिट क्या होगा, और जीन पियाजे की थ्योरी की उपयोगिता हमारे लिए क्या कहती है। तो जीन पियाजे की थ्योरी को अगर हम प्रयोग में लेकर आते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है वो आती है कि जीन पियाजे खेल व भाषा पर बल देता है। तो हम बच्चों को भाषा और खेल के अलग अलग पक्षों से सिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जीन पियाजे ने मूर्त शिक्षण अधिगम पर बल दिया है, क्योंकि जीन पियाजे की एक अवस्था नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें वस्तुओं की सहायता से सिखाया जाता है। उसी तरीके से एक अध्यापक भी अलग अलग मॉडल चार्ट के माध्यम से बच्चे को सिखा सकता है। इसके अलावा कर्मागत शिक्षण पद्धतियां, देखिए एक सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस में सबसे पहली चीज क्या है कि बच्चे को हम कम से कम जो है शिक्षण कराएं जिसमें कि मानसिक गतिविधियां ज़्यादा हों। शुरुआत में बच्चे को जो गतिविधियां देनी है वो सारी की सारी शारीरिक गतिविधियां देनी है, जिससे कि उसके मस्तिष्क का विकास हो पाए। क्योंकि अगर मैं बात करूं गुड एनफ की, गुड एनफ ने एक स्टेटमेंट बोली है कि एक बालक के मानसिक विकास का आधा 3 वर्ष में और 90% भाग लगभग 8 वर्ष में पूरा हो जाता है। इसके अलावा अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की जो शुरुआत अब संवेदी प्रेरक अवस्था से है, अर्थात इंद्रिय जनित गामक अवस्था से है, जो पूरे का पूरा शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा जीन पियाजे ये कहता है कि जब बालक किसी भी चीज को सीखता है तो उसके लिए इंद्रियां, उसके बाद वो बालक स्वयं सबसे पहले उस बालक की स्वयं की इंद्रियां, उसके बाद उसके आसपास का समाज, और उसके बाद जो अवस्था आएगी वो आएगी विद्यालय। तो इन सारी स्टेजेस से होते हुए गुजरता है, और उस दौरान उसका जो मानसिक विकास है वो सही अवस्था में होगा। और एक अध्यापक के तौर पर अगर हम इस जो है जीन पियाजे सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमारे को जो लाभ होगा वो लाभ होगा पाठ योजना निर्माण में, क्योंकि हमने यह देखना होता है कि किस जो है कक्षा को जो है पढ़ाने जा रहे हैं और वह बालक किस अवस्था पे है। उसके बाद पाठ योजना के साथ साथ हम जो प्रयोग करेंगे वो शिक्षण व्यूह रचना कि हमें किस गतिविधि के द्वारा या किस शिक्षण विधि के द्वारा बालक को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग जो करने जा रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग जो करने जा रहे हैं उस बालक के लिए कितना उपयोगी होगा, इस पर भी हम सोच सकते हैं। उसके अलावा भाषा का प्रयोग, हम किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग उस कक्षा में करें जिससे कि प्रत्येक बालक उस चीज को समझ ले। इसके अतिरिक्त बालक के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अधिगम, हम बालक को ऐसी गतिविधियां दें जिससे कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत जो है प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा बालक को शिक्षा व खेल दोनों के माध्यम से
जोड़ना, मतलब शिक्षा को अगर खेल के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा तो हम बालक को आसानी से सिखा सकते हैं। अर्थात जिसमें कि जीन प्याजे जो बल देता है वो किस पर बल देता है, शारीरिक गतिविधियों पर। तो बालक को किन किन प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से सिखाया जा सकता है। इस तरीके से जीन प्याजे के सिद्धांत को आप अपनी कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के शिक्षण व्यूह की रचना कर सकते हैं। तो जीन प्याजे से संबंधित जो थ्योरी है वो यही है और इस थ्योरी को आप इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग यूज में ला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी टॉपिक का वीडियो आपको टीचिंग साइकोलॉजी में चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।